नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। तो आज की कक्षा में हम कक्षा 12 की अनिवार्य अंग्रेजी की जो टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, उसका 8वां चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं सीधे टेक्स्ट पर। तो इस चैप्टर से पहले मैं आपको लगभग 20-22 वीडियो में जो है वो 7 तक चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। तो मैंने कोशिश की है कि हर चैप्टर की लाइन बाय लाइन जो आपको हिंदी अनुवाद और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ कठिन शब्दार्थ भी डिस्प्लेस किए हैं, और एनसीईआरटी की तरफ से जो आंसर जारी किए गए हैं क्वेश्चन के, वो भी मैंने हमेशा डिस्प्ले किए हैं उसमें। तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें और लगातार आप बार बार देखा करें ताकि आप पूरा टेक्स्ट लर्न हो सके। तो आज का जो हमारा 8वां चैप्टर है वो है गोइंग प्लेसेस। तो इसके बारे में पहले हम ऑथर के बारे में और आज के चैप्टर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं पहले शुरू में। तो A.R. बार्टन इज मॉडर्न राइटर। तो इस चैप्टर के जो लेखक हैं उनका नाम है A.R. बार्टन, हु लिव्स इन ज्यूरिक, जो ज्यूरिक में रहते हैं, जो जर्मनी में है, एंड राइट्स इन इंग्लिश, और वो अपना लेखन जो है इंग्लिश भाषा में करते हैं। इन द स्टोरी गोइंग प्लेसेस, तो उनकी एक कहानी है गोइंग प्लेसेस, जिसका अंश जो इस चैप्टर में लिया गया है। Barton explores the theme of adolescent fantasizing and hero worship। तो इस कहानी में उनकी जो लेखन की शैली है या उनका जो आधार है वो है बाल्यावस्था की कल्पनाएं। जो बच्चे विद्यालय पूरी अपनी शिक्षा करते हैं उनकी किस प्रकार की कल्पनाएं होती है और किस प्रकार उनके अंदर एक हीरो वर्शिपिंग होती है, यानी उनके लिए हीरो होते हैं जो किसी आइकन को वो अपना बहुत आदर्श मानते हैं, और किस प्रकार से उनकी पूजा तक करते हैं वो। तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ मीनिंग जो शुरू में इस चैप्टर के अंदर जो एक्सप्रेशंस हैं उनको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके तात्कालिक अर्थ होते हैं और चैप्टर के अनुरूप उनके अर्थ जब आपको लर्न अच्छी तरह होने ज़रूरी है। तो इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब है यहाँ पर कि विभिन्नता लिए हुए या मैच नहीं करे, मिसमैच करे, ठीक है। आर्केड का मतलब यहाँ गलियारे से। प्रोडिगी का मतलब ऐसे युवा जिनमें बहुत टैलेंट हो, और एम्बर ग्लो मीन्स होता है पीला रंग लिए हुए। चफ्ड का मतलब यहाँ बहुत प्रसन्नता हो, तो ये वर्ब है। और वार्फ यानी नाव या बोट कहते हैं अपने। सॉलिटरी एल्म का यहाँ अर्थ है कि अकेला एल्म का वृक्ष, तो एल्म एक वृक्ष होता है, तो उसका अकेला वृक्ष। और पैंग्स ऑफ डाउट्स, तो पैंग्स ऑफ डाउट्स का मतलब यहाँ पर है कि संदेह की ऐसी सीरीज या संदेह के बारे में विचार दर विचार आते रहें, तो उनको कहते हैं पैंग्स ऑफ डाउट। तो इसके बाद हम यहाँ से हमारा चैप्टर आज का शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर शुरू होता है, दो लड़कियाँ जो स्कूल से लौट रही है वापस में बातचीत करती है भविष्य में अपने किस प्रकार के करियर के बारे में, क्या क्या करेंगी वो भविष्य में, इस पर अपने जो है वो कुछ विचार रखती है, और बातचीत करते हुए अपने घर पहुंचती है। फिर अलग अलग लड़कियां जो है अपने अपने घरों में चली जाती है, और किस प्रकार उनके विचार आगे बढ़ते हैं। तो ये कन्वर्सेशनल चैप्टर है, आपस में बातचीत संबंधी। तो व्हेन आई लीव सोफी सेड, तो सोफी ये कहती है, सोफी यहाँ पर एक लड़की है, और वो कहती है कि व्हेन आई लीव यानी जब मैं विद्यालय छोड़ूंगी, मतलब मेरी स्कूलिंग पूरी हो जाएगी, स्कूली शिक्षा पूरी हो जाएगी। कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, और वो स्कूल से आ रही होती उस समय। आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक, तो मैं एक बुटीक खोलने जा रही हूँ, यानी मेरा एक बुटीक होगा। बुटीक जो है वो फैशन संबंधी कपड़े जो होते हैं उनका, या जो महंगे उपहार होते हैं उनकी जो दुकान होती है, उनका जो शोरूम होता है उसको बुटीक कहते हैं। तो वो कह रही कि मेरा एक बुटीक होगा। जेन सी लिंकिंग आर्म्स विद हर अलॉन्ग द स्ट्रीट, और वो जब दोनों गली में चल रही होती है तो गले में बाहें डाल रही होती है जेंसी उसके, और लुक्ड डाउटफुल, वो थोड़ी सी इसके बारे में संदेह व्यक्त करती है, उसको संदेहास्पद लगता है कि बुटीक खोलना जो है वो आसान नहीं है। तो वो दोनों गले में हाथ डाल के आगे चल रही थी। टैक्स मनी सॉफ समथिंग लाइक दैट, तो वो डाउटफुल होकर के यानी संदेह रख करके ये बोलती है कि इसमें काफ़ी पैसा लगता है। टेक्स मनी सॉफ समथिंग लाइक दैट, यानी इस प्रकार का कोई काम करने में काफ़ी पैसा खर्च होता है। वो सोफ़ी को जो छोटे संक्षिप्त नाम से बुलाती है, सौफ कह करके,
आई विल फाइंड इट, सोफी सेड। तो सोफी ने इस बात के में उत्तर दिया कि आई विल फाइंड इट, कि मैं इसकी व्यवस्था कर लूँगी, कहीं न कहीं मुझे पैसे मिल जाएंगे, मैं व्यवस्था कर लूँगी इसकी। स्टेयरिंग फार डाउन द स्ट्रीट, यानी वो गली में दूर देखते हुए, स्टेयर का मतलब होता है घूरना या टकटकी लगा करके देखना, यानी गली में जिसमें वो जा रही थी उसमें दूर देखते हुए उसने ये कहा कि मैं इसकी व्यवस्था कर लूँगी। एंड टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच। तो आगे जो दूसरी लड़की होती है जेंसी, वो कहती है कि ऐसा करने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है, यानी आप ये धन यदि जमा करेगी या इसकी व्यवस्था करेगी तो इसमें काफ़ी समय लग जाता है। टेक यू अ लॉन्ग टाइम एंड वी विल बी वेल आई विल बी ए मैनेजर देन, यस ऑफ कोर्स। तो वो कहती है कि मैं एक मैनेजर बनूंगी, यानी कोई प्रतिष्ठान के अंदर प्रबंधक का काम करूंगी, यस एंड ऑफ कोर्स निसंदेह टू बिगिन विथ, और इसके साथ जब मैं शुरू करूंगी, यानी ये काम जब मैं करूंगी तो टिल आई हैव गॉट इनफ, और जब तक मुझे पूरा पैसा इसकी व्यवस्था नहीं हो जाएगी, पर्याप्त मेरे पास धन इकट्ठा नहीं हो जाएगा, टिल आई हैव गॉट इनफ। बट एनीवे, लेकिन फिर भी आई नो जस्ट हाउ इट्स ऑल गोइंग टू लुक, यानी ये सब कैसे होगा ये सब मैं जानती हूँ, मैं इसका जो है वो व्यवस्था करूँगी इसकी, और मैंने पूरा तय कर रखा है, मतलब कि मैं किस प्रकार से पैसे जमा करूँगी और किस प्रकार अपना काम शुरू करूँगी। दे वुड नॉट मेक यू मैनेजर स्टेट ऑफ सॉफ। तो जेंसी कहती है कि सॉफ़ी, वो लोग तुम्हें जो है वो, यानी किसी भी प्रतिष्ठान में तुम काम करोगी, दे वुड नॉट मेक यू मैनेजर स्टेट ऑफ, यानी वो सीधे ही तुम्हें जो मैनेजर नहीं बना देंगे, किसी भी प्रतिष्ठान में कोई आपको मैनेजर नहीं बनाएगा। एंड आई विल बी लाइक मैरी क्वेंट, सोफी सेड। सोफी ने कहा कि मैरी क्वेंट जो है कोई मॉडल है जो फैशन डिजाइनिंग का काम करती है, तो वो कह रहे मैं उसकी तरह ही बनूंगी, उसको पसंद करूंगी, यानी उसकी सहायता लूंगी। एंड आई विल बी ए नेचुरल, और बिल्कुल स्वाभाविक रूप से जो है वो दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट, और वो लोग शुरू से ही जो मेरे काम को देखेंगे, शुरुआत से ही। एंड आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप दिस सिटीज एवर सीन, और आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग, यानी और जो मेरा प्रतिष्ठान होगा, मेरी जो दुकान होगी या जो मेरा बुटीक होगा वो बहुत ही अमेजिंग हो, यानी सबके लिए बहुत ही शानदार होगा वो जो मेरी शॉप होगी, और शायद सिटी के लोगों ने ऐसा पहले कभी देखा ही नहीं होगा। तो आगे जेंसी नोइंग दे वर बोथ ईयर मार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री। तो जेंसी, वो लोग ये जानते थे दोनों कि ईयर मार्क्ड का मतलब होता है कि उनकी जैसा किस्मत में लिखा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े घर से बिलोंग नहीं करती थी, तो वो दोनों ये जानते हुए कि भी बिस्किट की फैक्ट्री में काम करने के अलावा उनके पास और कोई काम नहीं होगा, बिकेम मेलानकली। तो वो दोनों क्या उदास हो जाती है, मेलानकली का अर्थ यहाँ पर है कि उदास हो जाना, दुखी हो जाना, तो ये सोच करके वो दुखी हो जाती है। सी विश्ड सोफी वुड नॉट सी दीज थिंग्स, और वो ये चाहती है, यानी जेंसी ये चाहती है कि सोफी भी इस प्रकार की बातें नहीं करे, क्योंकि इतने बड़े सपने नहीं देखे, क्योंकि जेंसी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो वो तो किसी भी बिस्किट की फैक्ट्री में काम कर सकती थी, और तो उसकी बड़ी बड़ी बातें देख करके उसको दुख होता है, और वो ये भी सोचती है कि वो भी इतने बड़े सपने नहीं देखे। When they reached Sophie Street, जेंसी सेड, तो जब वो दोनों साथ चलते हुए सोफी की गली तक, घर तक पहुंच गई, तो जेंसी ने कहा इट इज़ ओनली ए फ्यू मंथ्स अवे नाउ, कि देखो कुछ ही महीनों का समय रह गया है। सॉफ, यू रियली शुड बी सेंसिबल, कि तुम्हें वास्तव में बहुत ही संवेदनशील होना पड़ेगा, बहुत गंभीर होना पड़ेगा। सेंसिबल का अर्थ यहाँ पर है कि गंभीर होना होगा या फिर बहुत ही संवेदनशील होना होगा, समय हमारे पास कम है। एंड दे डोंट पे वेल फॉर द सॉफ्ट वर्क, और तुम्हें वो इतना जो है वो भुगतान नहीं करेंगे, इतना पैसा नहीं देंगे, इतनी तनख्वाह नहीं देंगे कि तुम जो अपना दुकान का काम शुरू कर सको। यू नो, तुम जानती हो दैट योर डैड वुड नेवर अलाउड, और तुम ये भी जानती हो कि तुम्हारे पिता भी इसके लिए आपको सहमति तुम्हें नहीं देंगे। तो ये जेंसी ने सोफी से कहा
और एन एक्ट्रेस। तो बाद में वो अपना जो दूसरा सपना बताती है, अपनी दूसरी प्लानिंग बताती है कि अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं है, और एन एक्ट्रेस, तो मैं एक एक्ट्रेस का यानी किसी फिल्म में कलाकार का काम करूँगी। एंड नाउ देयर इज़ रियल मनी इन दैट, और वास्तव में वहाँ पर बहुत सारा पैसा होता है, पैसा वहाँ बहुत मिलता है। यस, एंड आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड, और साथ में इसके बराबर में यानी एक्ट्रेस का काम करने के साथ साथ आई कुड मे बी हैव बुटीक ऑन साइड, और मैं एक जो है अपना बुटीक भी साथ में खोल सकती हूँ। क्योंकि एक्ट्रेसेस डोंट वर्क फुल टाइम, क्योंकि एक्ट्रेसेस को पूरे दिन काम नहीं करना पड़ता है, उनके पास काफ़ी समय होता है। डू दे, क्या उनको सारे दिन काम करना पड़ता है? एनीवे, फिर भी दैट और अ फैशन डिज़ाइनर, कि उनके लिए या भी कोई भी फैशन डिज़ाइनर है जो फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, तुम जानती हो, समथिंग ए बिट सोफिस्टिकेटेड, और उनका काम जो है वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड का मतलब है अत्याधुनिक या बहुत ही सुंदर लुभावना काम होता है और नया काम होता है। एंड सी टर्न्ड इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट, और वो वहाँ से डोर लिविंग, तो वहाँ पर वो जो एक अपनी गली में मुड़ जाती है और जहाँ खुला है दरवाज़ा उसका घर का। लिविंग जेंसी स्टैंडिंग इन द रेन, और जेंसी को वहीं पर खड़े हुए, बरसात में खड़े हुए जो है वहाँ छोड़कर वो अपने घर में चली जाती है। तो इफ़ एवर आई कम इन टू मनी आई विल बाई ए बुटीक, तो ये वो कुछ बोलते हुए जाती है कि यदि मेरे पास कभी धन होगा तो मैं एक बुटीक खरीदूंगी, एक बुटीक शॉप यानी एक फैशन डिज़ाइनिंग की, या जहाँ पर महंगे महंगे कपड़े मिलते हैं ऐसी, या जो गिफ्ट वगैरह की जो शॉप होती है वैसी मैं खरीदूंगी। ओह, इफ़ यू एवर कम इन टू मनी, तो ये बात जो है जब वो बोलती हुई जाती है तो ये बात जो उसका पिता सुन लेता है, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि यदि कभी तुम्हारे पास धन होगा, इफ़ यू एवर कम इन टू मनी, इफ़ यू एवर कम इन टू मनी यू विल बाय अस ए ब्लेस्ड डिसेंट हाउस टू लिव इन। तो यदि कभी तुम्हारे पास धन हो तो तुम क्या करना, हमारे लिए एक जो है वो अच्छा घर खरीद करके, डिसेंट यानी बहुत अच्छा घर खरीद करके हमें दोगी, तो बहुत बड़ा जो है वो ब्लेस्ड होगा तुम्हारे लिए, यानी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम होगा कि जिससे रहने के लिए हमारे पास अच्छा घर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सोफीज फादर वाज स्कूपिंग शेफर्ड्स पाई इनटू हिज माउथ एज हार्ड एज ही कुड गो। तो सोफी के पिता जो थे वो शेफर्ड पाई का मतलब है यहाँ पर मांस से बनी हुई कोई डिश है, तरकारी है या जो खाना है, वो स्कूपिंग के साथ यानी स्कूपिंग कर रहे थे, यानी स्कूप के साथ खा रहे थे। जो स्कूप यानी जो चम्मच की तरह एक औजार होता है खाना खाने के लिए, तो वो मांस से बनी हुई कोई तरकारी उसमें खा रहे थे। इनटू माउथ यानी वो अपने मुंह में ले रहे थे, जैसे जितना हो सकता है उतने तेजी से वो खा रहे थे। एज हार्ड एज ही कुड गो, हिज प्लम्प फेस स्टिल ग्रीमी। तो प्लम्प का मतलब गोल मटोल, तो उनका गोल मटोल चेहरा जो है वो अभी भी ग्रीमी यानी साफ सुथरा नहीं था, स्वेट यानी पसीने से भरा हुआ था। मार्क्ड फ्रॉम द डे, और मार्क्ड का मतलब यहाँ पर है कि ये बात संकेत दे रहा था कि वो उन्होंने काफ़ी मेहनत की है पूरे दिन, तो इस कारण से जो उनके चेहरे पर जो है वो धूल मिट्टी भी सनी हुई थी और साथ में जो है वो पसीना पसीना हो रहे थे, तो ऐसा लग रहा था। सी थिंक्स मनी ग्रो ऑन ट्रीज डोंट सी डैड। तो वो सी थिंक्स यानी उसके पिता ये कहते हैं, नहीं सॉरी, सैड द लिटिल डेरेक। तो डेरेक ये कहती है कि पिताजी ये लड़की ये सोचती है, सी थिंक्स, कि जो पैसे हैं वो तो पेड़ों पर उगते हैं, कि क्या वो ऐसा नहीं सोचती है, यानी उसको ऐसा लगता है कि पैसे तो पेड़ों पर ही लगते हैं, यानी बहुत आसानी से मिल जाते हैं, धन जो बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है और उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ऐसा डायरेक्ट जो अपने पिता से पूछती है। हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर्स चेयर, जो कि उसके पिता के जो चेयर थी उसके पीछे खड़ी थी। एंड देयर मदर शाइड, तो उनकी माँ ने ये सुनकर के गहरी सांस ली। शाइड यानी गहरी सांस भरना। तो आगे
सोफी वॉच्ड हर बैक स्टूप्ड ओवर द सिंक। तो सोफी ने उसको देखा, अपनी माँ को देखा, स्टूप्ड ओवर द सिंक, जो कि सिंक यानी जो पानी का सिंक होता है हाथ मुंह धोने के लिए, तो उस पर वो झुकी हुई थी, उसको झुकी हुई को उसने देखा, स्टूप्ड यानी झुकी हुई, एंड वंडर्ड, और ये सोचने लगी, ये विचारने लगी, एट द इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ डेलिकेट बो विच फास्टेंड हर एप्रन स्टिंग्स। तो जो इनकॉन्ग्रुइटी यानी जो कि एक बिल्कुल विभेद दिखा रहे थे, या जो उसके साथ मैच नहीं हो रहे थे, अच्छे नहीं लग रहे थे। डेलिकेट जो फूल लगे हुए थे, बो यानी उसमें जो जड़े हुए थे, फास्टेंड जो एप्रन के साथ उससे फास्टेंड यानी जो बंधे हुए थे, तो उसकी तरफ वो देख रही थी। द डेलिकेट सीमिंग बो, तो डेलिकेट्स जो यानी जो फूलों के गुच्छे हैं कुछ, जो वो झुके हुए थे, एंड द क्रूक्ड बैक, और उसकी पीठ भी जो झुकी हुई थी। तो ये सब उसका कहने का मतलब ये है कि वो जब उसने देखा कि उसकी माँ जो है वो, क्योंकि ऐसे फूल बंधे हुए एक सुंदर व्यक्ति को, जवान व्यक्ति को अच्छे लगते हैं, तो चूँकि उसकी माँ जो है काफ़ी मेहनत करती थी, इसके कारण, मेहनत के कारण जो उसकी पीठ झुक जाती है और वो सीधी खड़ी होकर के नहीं चल पाती है, तो इस कारण से उसमें वो देखती है कि देखो ये चीज़ जो है अब यहाँ पर ठीक नहीं लगी, क्योंकि उसकी माँ जो है वो मेहनत करते करते जो है वो उसकी कमर झुक गई है, और उसकी जो है क्रूकड बैक यानी उसकी कमर जो है वो टेढ़ी हो गई है। द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैक्ड इन द विंडोज, तो जब बाहर देखा तो शाम ढल चुकी थी, ब्लैक्ड यानी अंधेरा हो चुका था खिड़कियों से जब देखा तो। एंड द स्मॉल रूम वाज स्टीमी फ्रॉम द स्टोव, और उनका जो छोटा सा कमरा था रहने का, उसमें स्टोव जो जलाते थे पहले, तो उसके कारण उसमें स्टीमी यानी काफ़ी धुआं धुआं हो रहा था। एंड क्लटर्ड विद द हैवी ब्रेथिंग मैन इन इट्स वेस्ट एट द टेबल, और क्लटर्ड का मतलब काफ़ी अस्त व्यस्त सामान बिखरा हुआ, और वहाँ पर हैवी ब्रेथिंग मैन, तो काफ़ी गहरी सांस लेता हुआ जो व्यक्ति वेस्ट यानी बनियान पहने हुए अपनी टेबल पर बैठा था। एंड द डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप इन द कॉर्नर, और कमरे के अंदर जो चूँकि अस्त व्यस्त सामान पड़ा था और काफ़ी गंदे कपड़ों का एक ढेर भी जो कोने में लगा हुआ था। तो वैसी स्थिति उसने सारी देखी कि मेरे परिवार की स्थिति क्या है और मैं क्या सपना देख रही हूँ। सोफी फेल्ट ए टाइटनिंग इन हर थ्रोट, तो ये सब देख करके सोफी को जो है काफ़ी टाइटनिंग इन थ्रोट का मतलब है कि उसका गला जो बंद हो गया, मतलब वो कुछ बोल नहीं पाई, कुछ कह नहीं पाई। एंड सी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जॉफ, और उसका भाई जो जॉफ है उसका नाम, उसको ढूंढने के लिए चली गई, क्योंकि वहाँ की स्थिति जब उसने देखी तो कुछ उसका गला रूंध गया, और फिर वो अपने भाई के पास गई कि शायद वो मेरी बात को समझता है। ही वॉज kneeling on the floor in the next room, tinkering with the part of his motorcycle over some newspaper spread on the carpet। तो यहाँ पर देखो ये कहा है कि he was kneeling on the floor, तो उसका भाई जो है वो फर्श पर घुटनों के बल बैठा हुआ था। नीलिंग यानी घुटनों के बल बैठना। अगले कमरे में वो टिंकरिंग विद पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल, और अपने मोटरसाइकिल के जो पार्ट्स हैं, टिंकरिंग का मतलब होता है कि कुछ खटपट की आवाज़ करना, तो वो उसने जो मोटरसाइकिल के कुछ पार्ट्स जो हैं वहाँ पर उसने खोल रखे थे। स्प्रेड यानी एक कारपेट बिछा करके, वहाँ पर एक चटाई बिछा करके उस पर उसने सारे कल पुर्जे जो मोटरसाइकिल के वहाँ पर बिखेर रखे थे उनके साथ कुछ खटर पटर टिंकरिंग की आवाज़ यानी खटखट की आवाज़ जो है वो कर रहा था। ही वॉज 3 years आउट ऑफ द स्कूल, उसको स्कूल से निकले हुए यानी उसको स्कूल छोड़े हुए 3 साल हो चुके थे। एन अप्रेंटिस मैकेनिक, और अब वो एक अप्रेंटिस यानी प्रशिक्षु मैकेनिक था, यानी मैकेनिक का काम सीख रहा था। ट्रैवलिंग टू हिज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी, और एक दूर शहर में रोज़ाना जब ट्रैवल करता था अपना ये काम करने के लिए, वहाँ पर यानी मोटरसाइकिल का जो काम सीख रहा था, तो वहाँ पर दूर शहर में रोज़ाना जाता ट्रैवल करता था वो। ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ, और लगभग वो बड़ा हो गया था, वयस्क हो गया था वो। एंड शी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ अबाउट विच शी न्यू नथिंग, और उसके सस्पेक्टेड एरियाज यानी सी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ
यानी उसके उस जीवन के बारे में जिसके बारे में वो कुछ जानती नहीं थी, उसको काफ़ी संदेह था, सस्पेक्ट था, उसको संदेह था। और क्योंकि अबाउट विच शी नेवर स्पोक, और क्योंकि उसके बारे में जो उसने कभी उसके भाई ने उसको बताया भी नहीं। तो यहाँ पर सस्पेक्ट मतलब है कि उसका जो वो जीवन जो वहाँ पर काम करने जाता है वहाँ पर क्या होता है उसने कभी उसको बताया नहीं। तो ही सैड लिटिल एट ऑल, उसने ही सैड लिटिल एट ऑल, वो हमेशा ही जो है वो बहुत कम ही बताता था, बहुत कम बोलता था, लिटिल बोलता था। एंड एवर वॉलंटरीली, और वॉलंटरीली का मतलब स्वेच्छा से या अपनी मर्जी से तो वो कुछ बताता ही नहीं था। वर्ड्स हैड टू प्राइज आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड, और कोई भी शब्द यानी उससे कोई बात पूछना, कुछ जानना, वो ठीक वैसा ही था, प्राइज यानी एक इनाम प्राप्त करने के समान था, प्राइज आउट। जैसे कि किसी ज़मीन से खोद करके पत्थर निकालने मुश्किल होते हैं, उसी प्रकार से जो उससे शब्द उगलवाना या कुछ बात पूछना उसके लिए इतना ही मुश्किल था। एंड शी वाज जेलस ऑफ हिज साइलेंस, और वो जेलस का मतलब यहाँ पर है कि वो हमेशा उससे जो है वो इस बात से जो है वो उससे घृणा करती थी या उसको खींच रहती थी कि वो इतना चुप क्यों रहता है, इतना साइलेंट क्यों रहता है। When he was not speaking, तो जब वो नहीं बोल रहा होता था, it was as though he was away somewhere, तो ऐसा लगता था कि वो कहीं जा चुका है, यानी ऐसा लगता ही नहीं था कि वो फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट है, उपस्थित है, ऐसा लगता था कि वो कहीं खो गया है, कोई विचारों में गुम हो रहा है। आउट देयर इन द वर्ल्ड इन दोज प्लेसेस शी हैड नेवर बीन, और उस लड़की को, सोफी को ऐसा लगता कि अब वो ऐसी जगह घूम रहा है, ऐसी जगह दुनिया में चला गया जहाँ पर वो कभी नहीं गई है, यानी वो उसमें ऐसे विचारों में खोया हुआ है। वेदर देवर ओनली द आउटलाइंग डिस्ट्रिक्ट्स, तो चाहे वो कोई आउटलाइंग डिस्ट्रिक्ट यानी जो नज़दीकी बाहरी ज़िले हों या क्षेत्र हो ऑफ द सिटी, यानी शहर के जो पास के आसपास के कोई दूसरे शहर हों या ज़िले हों, और प्लेसेस बियॉन्ड द सराउंडिंग कंट्री, या फिर जो नज़दीकी क्षेत्र है पूरा उसके आगे के कोई क्षेत्र हो। हु न्यू, कौन जानता था कि वो कहाँ गुम है, कहाँ पर खोया हुआ है। दे अटेंड ए स्पेशल फैसिनेशन सिंपली, तो दे अटेंड ए स्पेशल फैसिनेशन, फैसिनेशन का होता है एक आकर्षण, तो ये निश्चित रूप से एक विशेष प्रकार का जो आकर्षण है वो बनाते हैं। बिकॉज दे वर अननोन टू हर, क्योंकि यानी इस प्रकार की अननोन जगह जो जहाँ पर वो कभी गई नहीं है, तो उसके लिए एक विशेष आकर्षण बनता था उसके लिए, क्योंकि वो उनके बारे में जानती नहीं थी। एंड रिमेन्ड आउट ऑफ हर रीच, और वो ऐसी जगह या ऐसे स्थान हमेशा जो उसके लिए पहुँच से बाहर रहे, नहीं रिमेन्ड आउट ऑफ हर रीच। तो मतलब कहने का ये है कि वो लड़की जो अपने घर से बाहर ज़्यादा घूमी नहीं थी, कहीं बाहर गई नहीं थी, तो उसको लगता था कि बाहर की दुनिया पता नहीं कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, तो उसके बारे में हमेशा वो फैसिनेटेड रहती थी, आकर्षित रहती थी। एंड परहैप्स देयर वर ऑल्सो पीपल एक्जोटिक इंटरेस्टिंग पीपल ऑफ whom he never spoke, और फिर वो आगे ऐसे स्थानों के बारे में सोचती है कि वहाँ पर और बहुत सारे लोग भी होंगे उन स्थानों पर। एक्जोटिक मतलब वहाँ पर बहुत सारे पर्यटन के या घूमने के स्थान भी होंगे, इंटरेस्टिंग पीपल, और बहुत रुचि कर लोग भी होंगे वहाँ पर, इंटरेस्टिंग पीपल होंगे जिनके बारे में उसने मुझे कभी नहीं बताया। वो लड़की ये सोचती है कि भाई ने मुझे कभी ऐसा बताया नहीं उनके बारे में, जहाँ के विचारों में वो खोया रहता है। इट वॉज पॉसिबल, कि ये संभव है, दो ही वॉज क्वाइट एंड डिडेंट मेक न्यू फ्रेंड्स इजीली, तो लेकिन वो लड़की ये भी सोचती है साथ में कि ये भी संभव है कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वाइट है, बहुत शांत है, बहुत चुपचाप रहने वाला है, डिडेंट मेक न्यू फ्रेंड्स इजीली, और वो जो है वो मित्र भी जल्दी से नहीं बना पाता है, यानी लोग जो ज़्यादा घुलते मिलते नहीं है जल्दी से उसके साथ। सी लॉन्ग टू नो देम, लेकिन वो लड़की जो है वो उनके बारे में जानना चाहती थी। लॉन्ग्ड का मतलब होता है इच्छा रखना, यानी वो उनके बारे में इच्छा रखती थी जानने का। शी विश्ड शी कुड बी एडमिटेड मोर डीपली इनटू हर ब्रदर्स अफेक्शन, तो वो ये चाहती थी फिर, यानी उसकी इच्छा थी ये कि वो अपने भाई के प्रति बहुत गहरा जो है डीपली
अफेक्शन यानी स्नेह प्रदर्शित करे, प्यार प्रदर्शित करे उसके प्रति, एंड दैट समडे कि किसी दिन उसके कारण जो है वो ही माइट टेक हर विद हिम, कि वो भी उसे अपने साथ वहाँ पर ले जाए, वैसी जगह पर ले जाए जहाँ पर वो जाता है, तो जहाँ पर वो कभी नहीं गई ऐसे स्थान पर वो भी उसको ले जाए, ताकि वो उससे ज़्यादा लगाव रखे, ताकि वो उसको ले जाए वहाँ पर। दो देयर फादर फॉरबिड इट, अब चूंकि उसके पिता ने उसको ऐसा करने के लिए मना कर रखा था कि इस लड़की को कहीं नहीं ले जाना है, एंड जोफ हैड नेवर एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन, और जोफ ने भी जो कभी ऐसी भावना व्यक्त नहीं की थी उसको ले जाने की। शी न्यू, वो जानती थी, ही थॉट हर टू यंग, कि वो उसको बहुत छोटा मानता है, कि अभी ये बहुत छोटी है। एंड शी वॉज इम्पेशेंट, लेकिन वो अधीर थी, इम्पेशेंट यानी बहुत ज़्यादा वो अधैर्यवान हो रही थी कि इसके बारे में, लेकिन उसको वो छोटा मानते थे और उसके पिता ने उसको मना कर रखा था कि कहीं लेके जाना, लेकिन वो धैर्यवान नहीं थी। शी वॉज ट्रू कॉन्शियस ऑफ वास्ट वर्ल्ड आउट देयर, तो लेकिन वो इस बारे में सचेत थी या कॉन्शियस थी, जानती थी वो कि दुनिया जो है वो वास्ट यानी बहुत विशाल है, दुनिया बहुत बड़ी है बाहर की दुनिया, एंड वेटिंग फॉर हर, जो उसका इंतज़ार कर रही है कि जहाँ पर वो जाए। एंड शी न्यू इंस्टिंक्टिवली दैट शी वुड फील एज एट होम देयर एज इन द सिटी, और वो ये जानती थी, इंस्टिंक्टिवली का मतलब है कि इनरली यानी अंदर से वो इस बात को महसूस करती थी, जानती थी कि वो जहाँ भी जाएगी, जिस भी शहर में जाएगी वहाँ पर घर जैसा ही महसूस करेगी, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी वहाँ पर जो घुल मिल जाएगी। विच हैड ऑलवेज बीन हर होम, और ऐसा लगेगा कि ये हमेशा उसका घर ही रहा हो। तो वो यानी दूसरी जगह घूमने के लिए इतनी ज़्यादा आतुर थी वो, या इतना ज़्यादा अच्छा लगता था उसको कि वो जहाँ भी जाएगी उसका मन लगेगा और ऐसा लगेगा कि हमेशा वो वहीं रहती थी। इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल, और एक्सपेक्टेंटली का मतलब है कि आशा रखते हुए, और वो इंतज़ार करती थी कि ऐसा दिन कभी आए, अराइवल यानी उसका आने का इंतज़ार करती थी। सी सा हर सेल्फ राइडिंग, और वो कभी अपने आप को जैसे कल्पनाओं में देखती कि वो जो है वो राइडिंग कर रही है, सवारी कर रही है बिहाइंड जॉफ की, जॉफ के पीछे बैठ करके, और वो सवारी कर रही है। एंड ही वॉर न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर्स, और उसने जो है यानी उसके भाई ने नए कपड़े पहन रखे हैं, चमकीले लेदर यानी चमड़े के कपड़े पहन रखे हैं, लेदर के चमकीले। एंड सी अ येलो ड्रेस, और उसने भी जो है वे की पीली पोशाक पहन रखी है, विद अ काइंड ऑफ कैप, और उसमें एक इस प्रकार की वो ड्रेस है कि उसके कुछ जैसे चुन्नी की तरह जो कपड़े होते हैं लहराते हुए, दैट फ्ली आउट द बिहाइंड, जो कि सवारी करते समय पीछे लहराते रहते हैं हवा के कारण, तो ऐसे कपड़े उसने पहन रखे हैं, ऐसे वो कल्पनाओं में सोचती थी। एंड देयर वॉज द साउंड ऑफ एप्लॉज एट द वर्ल्ड रोज टू ग्रीट हिम, और उसे ऐसा लगता था, वो सपनों में खो जाती, अपने विचारों में कल्पनाओं में खो जाती, कि फिर आवाज़ें आती उसको, अप्लॉज यानी सभी की प्रशंसा की, और ऐसा लगता जैसे पूरी दुनिया जो है उठ करके उसको ग्रीट कर रही है, अभिवादन कर रही है उसका। He sat frowning at the oily component he cradled in his hands, तो जब वो ऐसे विचारों में खोई हुई थी तो उसका भाई जो है वो फ्रॉनिंग यानी काफ़ी गुस्से में या थोड़ा सा गंभीर होकर के देख रहा था, बैठा था वहाँ पर। ऑयली कंपोनेंट यानी चूँकि उसने मोटरसाइकिल के कलपुर्जे खोल रखे थे, कंपोनेंट यानी कलपुर्जे जो कि ऑयल से सने हुए थे, तेल से सने हुए थे। क्रेडल्स इन हैंड्स, और उसने उसको जो क्रेडल्स का मतलब हाथों में पकड़ रखा था, एज दो इट वर ऑल द स्मॉल डम्ब एनिमल्स, और ऐसे लगता था वो कुछ उनके साथ ऐसे बात कर रहा था, कुछ जैसे कि ये कोई डम्ब यानी गूंगे जानवर की तरह हो। कलपुर्जे जो है वो छोटे छोटे गूंगे जानवर हैं। एंड ही वॉज विलिंग टू स्पीक, और वो चाहता था कि उनसे बात करे, यानी उन कलपुर्जों को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, तो जैसे कि उनसे बात कर रहे हैं उस प्रकार से। आई मेट डैनी कैसी, सोफी सेट, तो सोफी ने आगे कहा कि मैं जो है वो डैनी कैसी से मिली। तो डैनी कैसी जो है वो एक फुटबॉल के बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं,
तो वो बताती है उसके भाई को कि मैं उससे मिली। ही लुक्ड अराउंड एब्रप्टली वेयर, तो उसने बिल्कुल जो है वो एब्रप्टली यानी बिल्कुल अनभिज्ञ सा महसूस होकर के घूम करके देखा और कि कहाँ मिली। वेयर, इन द आर्केड फनीली इनफ, और उसने कहा कि गलियारे में मिली मैं और वहाँ पर मुलाकात हुई। इट्स नेवर ट्रू, तो उसके भाई ने कहा कि ये मुझे तो नहीं लगता ऐसा हुआ है, ये सत्य है, ये बात नहीं हो सकती ऐसी। आई डिड टू, कि वो कहती है जवाब में कि मुझे भी ऐसा लगता था कि ऐसा नहीं हो सकता कि इतने बड़े खिलाड़ी से अचानक कैसे मुलाकात हो सकती है। यू टोल्ड डैड, कि क्या तुमने इसके बारे में पिताजी को बताया कि तुम उससे मिली थी। शी शूक हर हेड, तो वो अपना सिर झुका लेती है। एंड चाचन का मतलब है कि यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी जो है वो अपने आप में जो रिग्रेट यानी खेद महसूस करती है कि उसने बताया नहीं। एट इज अवेयरनेस, यानी अपनी जानकारी के बारे में। दैट ही वाज ऑलवेज फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट्स, तो साथ में वो ये भी सोचती है कि उसका भाई इस बात को क्यों नहीं समझ रहा है कि मैं कोई भी बात होती है, यानी वो लड़की ये सोचती है कि कोई भी बात होती है वो पहले अपने भाई के साथ ही शेयर करती है। अपने जितने भी सीक्रेट्स हैं या गुप्त बातें अपने भाई के साथ शेयर करती है, अपने पिता को नहीं बताती है। ये उसको खेद व्यक्त होता है कि भाई ऐसा क्यों नहीं सोचता है। आई डोंट बिलीव इट, कि मैं ऐसा विश्वास नहीं करता। देयर आई वॉज लुकिंग एट द क्लोथ्स इन रोसीज विंडो। देयर आई वॉज लुकिंग, तो वो बताती आगे कि मैं जो है वो रोसी विंडो यानी वहाँ पर कोई शोरूम है कपड़ों का, वहाँ पर जब मैं कुछ देख रही थी। व्हेन समवन केम, तब कोई व्यक्ति आया। एंड स्टूड बिसाइड मी, और मेरे बगल में खड़ा हो गया। एंड आई लुक्ड अराउंड, और मैंने जब घूम करके देखा। एंड हु शुड इट बी बट डेनीज, कैसे, तो वो और कोई नहीं था, वो डैनी था। ठीक है, तो उसने बताया इस प्रकार से उनकी मुलाकात हुई। ऑल राइट, कि ठीक है। व्हाट डज ही लुक लाइक, तो उसके भाई ने पूछा कि बताओ कैसा दिखता था वो, दिखने में कैसा था। ओ कम ऑन, कि अरे यार यू नो व्हाट ही लुक्स लाइक, कि तुम जानते हो कैसा दिखता है, वैसा ही दिखता था। और कैसा दिखता था, क्लोज टू, आई मीन कि बिल्कुल नज़दीक से मैंने देखा है, मेरा मतलब है कि बहुत नज़दीक से मैंने उसको देखा है, पास में था मेरे बिल्कुल। कि वेल, कि ठीक है। ही हैज़ ग्रीन आइज, तो वो आगे बताती है कि उसकी हरी आंखें थी। जेंटल आइज, और बिल्कुल एक भले व्यक्ति की तरह दिखता था, आइज उसकी थी। एंड ही इज़ नॉट सो टॉल एज यू वुड थिंक, कि और वो इतना लंबा नहीं दिखता था जितना तुमने सोच रखा होगा कि बहुत लंबा होगा। एंड सी वंडर्ड इफ शी शुड से अबाउट हिज टीथ, तो वो ये सोचती थी या ये चिंता कर रही थी कि वो उसके दांतों के बारे में बताए कि कैसे दांत दिखते थे उसको। बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट, लेकिन उसने न बताने का फैसला किया, कि उसके बारे में नहीं बताएगी उसके दांतों के बारे में। देयर फादर हैड वॉश्ड व्हेन ही कैम इन, तो उसके पिता जो है नहा करके वॉश करके जो है वो अंदर आए। एंड हिज फेस आर्म्स वर शाइनिंग, अब उसका चेहरा और उनके आर्म्स यानी बाजू जो है वो चमक रहे थे। एंड पिंक, और गुलाबी दिख रहे थे। एंड ही स्मेल्स ऑफ शॉप, और उनके अंदर से शॉप यानी साबुन की जो है वो स्मेल आ रही थी। ही स्विच्ड ऑन द टेलीविजन, तो उन्होंने क्या किया, टेलीविजन ऑन किया। टोस्ट वन ऑफ द लिटिल डेरेक शूज, तो लिटिल डेरेक के जो शूज थे, जूता था, उसको उसने जो है चेयर अपनी कुर्सी से ऑन टू सोफे पर फेंक दिया। एंड सेट डाउन विद ग्रंट, और एक गुर्राहट के साथ, ग्रंट यानी गले में कोई खरखराहट होती है, उसी तरीके से जो वो खरखराहट के साथ जो वो चेयर पर जोर से बैठ गया। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इस चैप्टर को हम यहीं तक पढ़ते हैं। तो काफ़ी लंबा चैप्टर है ये, तो आप इस कहानी में पूरी रुचि लीजिए। और यदि आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट किया करें, और लाइन बाय लाइन जो है टेक्स्ट को आप अच्छी तरह सुना करें। और इसके मीनिंग जो है मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो के शुरू में ही आपको डिस्प्लेस करूँगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।